नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ले चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको दे सकता हूं। कहते हैं गंगा मैया प्रकट हो गई, और प्रकट हो गई तो गंगा मैया के हाथ पर वो टका रख दिया। साथ में गंगा मैया ने कहा कि भक्त रविदास वो मेरे चाहने वाले भक्त हैं, मैं बहुत प्यार करती हूं उनको। उन्होंने टका भेजा है, एक ये भेंट, एक ये प्रसाद मेरा भी उनको दे देना। और वो प्रसाद था, क्या था? एक सोने का कंगन था। अब सोने का कंगन ले लिया उस व्यक्ति ने। जब वो जा रहा था गुरु रविदास जी के घर की तरफ, रास्ते में बेईमान आ गया। क्या ये मुझे रविदास जी को क्यों देना है कंगन? अपने पास रख सकता हूं, किसी को क्या पता लगेगा। और वो कंगन रख लिया, चला गया स्वर्णकार की दुकान पर कि मेरे पास ये कंगन है और इस कंगन का मुझे पैसा चाहिए बेचने के लिए। चला गया। स्वर्णकार ने देखा ये कंगन इतना शुद्ध सोने का आज तक मैंने नहीं देखा, ये बड़ा अद्भुत कंगन है, इस व्यक्ति के पास आया कहां से? उसको शक हुआ। उसने उस व्यक्ति को तो एक कमरे में बंद कर दिया और चला गया राजा के पास कि महाराज, एक ये व्यक्ति मेरे पास एक कंगन लेके आया है और ये कंगन शुद्ध सोने का है। ऐसा कंगन मैंने जीवन में कभी देखा नहीं है। कल को कोई संकट मेरे पर ना आ जाए तो मैं आपको कंगन देने के लिए आया, दिखाने के लिए आया हूं। आपका काम है, आप राजा है, आप इसका निर्णय कर लीजिए क्या करना है। उन्हें देखा कंगन बहुत सुंदर था, रानी को दिखाया, रानी को पसंद आ गया। कंगन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रानी ने कहा कि एक कंगन तो एक हाथ का है, मुझे दूसरे हाथ का कंगन भी चाहिए। अब राजा ने कहा कि दूसरे हाथ का कंगन कौन लाएगा, कहां से आएगा? पूछा उस व्यक्ति से, कौन था वो? उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को मैंने पकड़ के, स्वर्णकार को पूछा, उसने कहा वो व्यक्ति को मैंने कमरे में बंद कर रखा है, बुलाओ। लाए। ये कहां से लाए कंगन? उन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे कंगन दिया है। गंगा मैया ने कंगन दिया है? अब ये कंगन तो दूसरा चाहिए, गंगा मैया से दूसरा लाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे लाऊं? मुझे तो एक टका जो दिया था, रविदास जी ने दिया था, वो टका मैं देने के लिए गया था, गंगा मैया आ गई। अगर इसका प्रबंध कर सकते हो तो रविदास कर सकते हैं। उनका ठीक है, चलो रविदास के पास। राजा, रानी, स्वर्णकार और व्यक्ति गुरु रविदास जी क्या चले गए, जाके प्रणाम किया। कितनी ताकत इनमें कि हाँ, इनके कहने के ऊपर गंगा मैया आ गई। तो गुरु रविदास जी, आप पहुंचे हुए आदमी लगते हैं, लेकिन मेरा एक संकट है। राजा ने कहा कि मुझे अब दूसरा कंगन जरूर चाहिए, क्योंकि रानी का हुक्म है, तो दूसरा भी ला के दो। उनका मेरे पास तो इतना समय नहीं है, और मैं गंगा मैया पास जाऊं दूसरा कंगन आपके लिए मांगू, पता नहीं वो दे ना दे। मैंने तो मांगा नहीं, अपने आप दिया उन्होंने। तो उनका नहीं, फिर भी गंगा मैया को प्रार्थना करो। उनका देखो मेरे पास समय नहीं है। गंगा मैया अगर चाहेगी तो अपने आप यहां के ले जाएगी। तो लेकिन यहां गंगा मैया कैसे आएगी? कि नहीं, मेरे पास मुझे आभास है गंगा मैया को अगर मैं याद करूंगा तो यहां भी आ जाएगी, कि करो याद। तो ठीक है। वो जो कठौती होती है ना, कमंडल जिसको कहते हैं, रविदास जी ने कहा कि इस कठौती में मैं देखता हूं गंगा मैया ने आके कोई कंगन दिया होगा तो मैं निकाल के देता हूं। मन में विचार आया, कठौती में झांका, देखा तो एक नहीं कई कंगन दिखे, कई कंगन दिखे। तो राजा को कहा कि मैं तो इसको हाथ लगाऊंगा नहीं, तुम ही निकाल लो इसमें से और रानी को पहना दो। निकाल लिया, रानी को पहना दिया। तब ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतने शुद्ध भक्ति भाव के व्यक्तित्व को आज हम प्रणाम करते हैं, आज हम प्रणाम करते हैं। उनके जीवन के समय बहुत सी चीजें हमको सीखने को ये मिलती हैं कि जो उनका विचार था, उनके जो दोहे थे, जो उनकी पंक्तियां आज भी प्रचलित हैं, वो बहुत गहराई से अगर हम देखेंगे तो जाति पाति से लोगों को ऊपर उठाना चाहते थे।
जाति पाति रहती है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। उस समय जाति पाति हुई, 4 वर्ण बने, और ये वर्ण अच्छाई के लिए बने होंगे, लेकिन उसी के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां आ गई कि उसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से लोगों ने की, और वर्ण भेद ऐसा खड़ा हो गया कि समाज के अंदर दूरियां बन गई, छुआछूत बन गए, ऊंच नीच का भाव आ गया। तो उस समय वो कहते हैं कि इन चीजों से हमको ऊपर उठना चाहिए। और उन्होंने जो पंक्तियां उस समय बोली हैं, जो आज लिखित में हमको मिलती हैं, उन्होंने कहा कि जात जाति में जाति है, यानी जाति जाति में और भी जाति है। जो केतन के पात, केतन माने केला, यानी अगर जाति जाति को देखते जाओ तो जाति में उपजाति, उपजाति में उपजाति, जैसे केला होता है उसका जो छिलका होता है उसको आप उतारते जाए तो अंदर से एक नया छिलका निकलता है। एक छिलका होता है दूसरा निकलेगा, दूसरा निकलता, वो छिलके खत्म ही नहीं होते जो केले का तना होता है उसके। ऐसे ही जाति में जाति देखते जाओ, फिर जाति, उपजाति, उपजाति से जातियां, कितने भेद हमारे बन गए हैं। इन भेदों से ऊपर कैसे उठा जाए? उन्होंने कहा कि रैदास मनुष्य न जुड़ सके, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात, यानी मनुष्य ऊपर तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक ये जाति न जाए। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जाति पाति के को बहुत खिलाफ है। इसका अर्थ यह है कि जाति पाति में बट करके एक दूसरे के विरोधी न बनो, सबका सामंजस्य होकर के एक स्वस्थ समाज की कल्पना करो। ये आज भी हमको बुराइयां दिखती हैं, लेकिन बुराइयों को दूर करने की बात गुरु रविदास जी ने कितने साल पहले की? 600 साल पहले। सन 1450 में उनका जन्म हुआ। ये विवाद है उसमें भी, कोई कहते हैं 1433 में हुआ, कोई कहते हैं 1450 में हुआ। मृत्यु उनकी 1500 और शायद 34 में हुई। तो जो 1534 हम ध्यान करते हैं तो फिर ज्यादातर लोग कहते हैं कि 1450 ही ठीक है, 84 साल की आयु तक वो वृद्ध हो गए थे। अब कोई 1534 कहेगा तो 101 साल के हो गए होंगे, लेकिन जो भी है उनकी मृत्यु 1534 में हुई। वो जो एक शताब्दी पूरी उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा, कुछ लोग समझने लगे, लोगों में जागरण हुआ। लेकिन आज भी हमारा समाज, जिसको कहना चाहिए, इन चक्रों में फंसा हुआ है। अभी भी हम देखते हैं जाति पाति के नाम से मांगे रखी जाती हैं, एक दूसरे के विरोध में रखी जाती हैं, आंदोलन होते हैं, किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। जाति पाति से हो जाए तो ठीक, जाति पाति से नहीं हो तो किसी न किसी काम के नाम से हो जाते हैं, वर्ग के नाम से हो जाते हैं, पीछे कोई ना कोई जातियां भी काम करती हैं। इससे हमको ऊपर उठना है। ऊपर तब उठेंगे जब हमें विचार चंगा होगा, हमारा मन चंगा होगा। हम भी कई बार समाज की किसी कमी को देखते हुए कि हमारी कमी है, दूर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, मैं ये कहता नहीं होनी चाहिए। समाज अपने आप करे, सरकार का सहयोग हो, संस्थाओं का सहयोग हो, दानियों का सहयोग हो, समाज की बुराई कमी को दूर करना ही चाहिए। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि ये जो कमी कमजोरी है, क्या ये हमारे ही समाज की है या बाकी सब समाजों के भी है, हमारी ही जाति के लोगों की है कि सबकी है? अगर वो सबकी है तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको मंशा रखनी चाहिए कि सबकी दूर हो, केवल हमारी दूर हो, बाकियों की चिंता नहीं। इसका मतलब हम बहुत एक छोटे दायरे में अपने आप को सोचते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आवास, क्या है वो आवास नवीनीकरण योजना। अब ये योजना क्या है, कोई बताएगा? पीछे बैठे हुए डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, बता सकते हैं कोई क्या होता है? आप नहीं भाई, सरकार से जुड़े लोग तो जानते ही हैं। जो पीछे और लोग बैठे हैं, किसी को पता है? मैं बताता हूं। किसी का मकान टूट जाए या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरम्मत कराना हो तो मुरम्मत के नाम की सरकार एक राशि देती है। कितनी है? हाँ,
50,000 रुपया अप्लाई करते हैं लोग, 50,000 रुपया। लेकिन ये है केवल अनुसूचित जाति बीपीएल के लिए, ठीक है ना। अब अनुसूचित जाति बीपीएल का मकान टूटा, उसको तो 50,000 रुपए दें, लेकिन मानो कोई दूसरी जाति का बीपीएल है, बीपीएल मतलब जिसकी आय कम है, जिसके पास पैसा है नहीं, मकान तो उसका भी है, उसका भी टूट सकता है ना, उसको भी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए ना। अब ये है सोच का विषय। मैं आज सुबह सुबह जब मेरे सामने योजना है तो मैं सोच रहा था कि ये केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल को देने के बजाय सभी बीपीएल को दे दी जाए तो कैसा लगे। तो पहला काम तो आज इस अवसर पर यह राशि सबको मिलेगी जो बीपीएल के लोग हैं। और अभी तक तो बीपीएल की मान्यता थी साल में जिसकी 1,20,000 रुपए से कम आमदन हो। अब 1 अप्रैल से इसकी राशि हमने जो बीपीएल की आय 1 लाख की बजाय उसको कवर कर लिया है 1,80,000 रुपए, 1.5 गुना कर दिया। और तीसरा विषय ये कि कभी कभी लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं जी 50,000 रुपए में दीवारें तो बन गई, मैंने 2 कमरे बनाने थे, छत उसकी बनी नहीं। अब 50,000 तो आज महंगाई के जमाने में कम है। मैंने कहा क्या करें, इसको बढ़ा दें। हैं आप इसके लिए सहमत? बढ़ा दें तो ये 50,000 से 80,000 कर दी जाती है। ऐसा कि कहीं थोड़ी अड़चन है उस बात में। अब जब ये कह दिया कि एक तो कवर ज्यादा कर लिए लोग, यानी केवल 80 के बजाय सारे बीपीएल कर दिए, ये 3 गुना संख्या हो जाएगी, 4 गुना। दूसरा 50 से 80,000 कर दिए, ये भी डबल हो जाएगा। फिर जिनको पूरा मकान बनाना उनके लिए एक अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये केवल मुरम्मत के लिए, नए मकान बनाने के लिए नहीं है। और नया मकान बनाते हैं उसके लिए प्रदेश सरकार का 1 लाख रुपए का योगदान पहले से है। तो नए मकान में और मुरम्मत में थोड़ा फर्क तो रखना पड़ेगा या नहीं? रखना पड़ेगा ना। तो जब वो बढ़ेगी फिर देखेंगे। अभी तो इसको सब बीपीएल 50,000 की बजाय 80,000 ये आज हम योजना दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति, इसकी सेवा का भाव हमारे सबके मन में आना चाहिए। गरीब भी सब वर्गों में है, अच्छे पैसे वाले भी सब वर्गों में है। आज अनुसूचित जाति में ऐसा तो नहीं है कि 4 पैसे कमाने वाले या अच्छी नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। यहां भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे हुए हैं। इंडस्ट्री में भी लोग गए हुए हैं, इनकम टैक्स एम्प्लॉय भी हैं, इनकम टैक्स पेयर भी हैं, सब हैं। तो इन सबको सोचना चाहिए कि समाज का जो गरीब तबका है वो पूरे समाज का, तब ये एकता आएगी, तब समरसता आएगी। अन्यथा हम ये जातियों में लगे रहेंगे कि ये लाभ मिले तो केवल हमको मिले, बाकी किसी को नहीं। मेरा कहना का नहीं, जो पीड़ित है, जो कमजोर है, जो नीडी है, उनको सबको मिले। और एक नई योजना हम अभी सोच रहे हैं, बना रहे हैं, उसको जैसे बन जाएगी, लेकिन आज उसका प्रारूप बता देता हूं मैं। लागू योजना अगले साल की 1 अप्रैल से करेंगे। हम एक योजना बना रहे हैं परिवार पहचान पत्र की। अभी तक व्यक्तियों की पहचान तो होती है, उसकी एक आईडी होती है, आधार आईडी, लेकिन परिवारों की आईडी नहीं है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें हमने परिवारों की आईडी बनानी शुरू कर दी है। और ये सारा काम 65 लाख परिवारों में से लगभग 54 लाख परिवारों की आईडी बन चुकी है। सिर्फ 11 लाख बाकी है जो चल रहा है काम। उनकी आय क्या है ये भी उसमें जो स्वयं घोषित करता उसको मान रहे हैं। तो जो घोषित की जा रही है उसका थोड़ा वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि हर परिवार की आय न्यूनतम साल की 1 लाख रुपया जरूर होनी चाहिए। अब बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय वो कहते हैं हमारी 50,000 रुपए से कम है। 50,000 का मतलब है कि 4,000 महीना, 5,000 महीना। हो सकता है वहां रोजगार वाला व्यक्ति कोई ना हो, या रोजगार कभी मिला कभी नहीं मिला, फुटकर साल में 6 महीने किया, 6 महीने नहीं किया, 3 महीने किया, 9 महीने नहीं किया, तो उनकी साल भर की आय परिवार की 1 लाख यानी 50,000 से भी कम है। हम पहले चरण में
अंत्योदय उत्थान योजना 1, इसको 1 अप्रैल से चिन्हित करके 1 लाख न्यूनतम आय के जो परिवार हैं, निश्चित रूप से उसमें अनुसूचित जाति के ज्यादा ही मिलेंगे, बैकवर्ड क्लास के भी मिलेंगे, कुछ अन्य समाजों के भी मिलेंगे, लेकिन जो सबसे न्यूनतम आय के 1 लाख परिवार होंगे उनको अगले साल 1 लाख की आय से ऊपर करना। गरीबी रेखा से बाहर तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन न्यूनतम अति गरीब जो हैं उनको 1 लाख की आय से तो ऊपर करें, कम से कम 8,000 रुपया 9,000 रुपया महीने का ये परिवार क्या सुनिश्चित तो करें। ऐसी योजनाएं सब बनाएंगे, विभिन्न विभागों से भी और प्राइवेट उद्योग से भी, संस्थाओं से भी, सबसे मैंने बात कर ली है, सबने अपनी हाँ की है कि हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पहले चरण में 1 लाख, जैसे ही कंप्लीट होंगे अगले चरण में फिर न्यूनतम 1 लाख ले लेंगे। तो ये चरण बढ़ाते रहेंगे जब तक 1 लाख से ऊपर सब ना हो जाए। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सुन रहे थे। चंडीगढ़ से सीधे आज संत रविदास जयंती के ऊपर वो अपना संबोधन दे रहे थे।